Hello, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal to everyone. This is Anulakshya Upadhyay here from Lakshveer Defense Preparatory Academy. So in this video today, we all are going to discuss about complete world mapping. क्या सारी चीजें डिस्कस करनी है? इंट्रोडक्शन है, continents with their physical and political features, then oceans, seas और कुछ important straits हैं जो आपके एग्जाम्स में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. उसके अलावा कुछ डिजर्ट्स, रिवर और माउंटेन्स के बारे में, बॉर्डर्स और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो इस टाइम काफी न्यूज में रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस जो अपकमिंग सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. शुरू करने से पहले आपको पता होगा, पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे. ये जितने भी लैंड है ना कॉन्टिनेंट्स के, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इनको पैंजिया कहा जाता था, कॉल्ड एज पैंजिया. ऑलराइट, द होल कॉन्टिनेंट एरिया वाज वन सिंगल प्लेस एंड कॉल्ड एज पैंजिया. एंड द वाटर सराउंडिंग टू इट, ये जो पानी था जो कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखा था, इसे पैंथालासा कहते थे. क्या कहते थे? पैंथालासा. पैंथालासा. ऑलराइट, फिर क्या हुआ? इनके बीच में ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ. ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में टूट गए. टूटने के बाद नाउ वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. विच ऑल 7? फर्स्ट एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे आजकल कुछ लोग ओशियानिया भी कहते हैं. ठीक है. नाउ यू जस्ट टेल मी, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कॉन्टिनेंट? एक्चुअली कॉन्टिनेंट इज अ प्लेस विच हैज इट्स ऑन यूनिक आइडेंटिटी. कॉन्टिनेंट हम उसी जगह को कहेंगे जिसकी अपनी एक यूनिक पहचान हो. पहचान इन द सेंस, उसकी अपनी फिजिकल संरचना उसकी पहचान हो सकती है, उसका अपना कल्चर उसका पहचान हो सकता है. जैसे अफ्रीका की फिजिकल संरचना उसकी अपनी एक पहचान है, दैट अफ्रीका ऐसा दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एशिया का अपना एक कल्चर है इन टोटल, यूरोप का अपना एक अलग कल्चर है. ऑलराइट, सो ये सारे कॉन्टिनेंट्स कहीं ना कहीं एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं अपने साथ. ठीक है. हमने अभी डिस्कस किया 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर. 7 कॉन्टिनेंट्स हमें पता है. कौन से 7 हैं? फिर से रिकॉल करो. एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया है, और अंटार्कटिका है. ठीक है. फिर एक छोटा सा सवाल मन में आता है, अगर अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है तो फिर आर्कटिक कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है? यहां पे भी बर्फ जमी है, यहां पे भी बर्फ जमी है. ये दक्षिणी ध्रुव पर है, ये उत्तरी ध्रुव पर है, साउथ पोल पर है, नॉर्थ पोल पर है. ठीक है. अगर हम अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट कहते हैं तो फिर हम आर्कटिक को कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते? बिकॉज आर्कटिक हैज नो यूनिक आइडेंटिटी. आर्कटिक की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है. जैसे अंटार्कटिका में कोई इंसान नहीं रहते, वहां पे कोई मेंस लैंड नहीं है, वहां पे सिर्फ लेबोरेटरीज है ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है ना. अभी क्या हुआ है, सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी एक लेबोरेटरी वहां पे बना ली है रिसर्च पर्पसेस से. बट आर्कटिक इज पार्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज. जैसे रशिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और कनाडा है. इन सारी कंट्रीज ने आर्कटिक के थोड़े थोड़े से पार्ट को अपना पार्ट बना लिया है. ठीक है. सो यहां पे कोई यूनिकनेस नहीं है, इसलिए हम या फिर वर्ल्ड आर्कटिक को एक कॉन्टिनेंट की तरह नहीं देखता है, बट अंटार्कटिका को एक कॉन्टिनेंट की तरह देखता है. ठीक है. अभी क्या है, देयर इज वन मोर कॉन्टिनेंट आजकल न्यूज में है, उसे एज 8th कॉन्टिनेंट कहा जाता है. उसे नाम दिया गया है जीलैंडिया. अभी जीलैंडिया कहाँ पे है? ये जो न्यूजीलैंड के पास का भाग है ना, न्यूजीलैंड और कुछ कुछ छोटे छोटे से यहाँ पे आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो इसको जीलैंडिया कहते हैं. इसके लिए साइंटिस्ट्स ने काफी प्रूफ्स दिए हैं, बट ऑफिशियली इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड येट एज अ कॉन्टिनेंट. ऑफिशियली इसको अभी तक कॉन्टिनेंट नहीं माना गया है, बस इसको न्यूज में रखा गया है. ठीक है. सो विल जस्ट टेक इट एज अ सिंपल थिंग.
नाउ बिफोर वी मूव फर्दर वी हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शन कैसे देखनी है मैप में, हम 4 दिशाएं देखते हैं यूजुअली। ऊपर वाला साइड क्या कहलाता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, सो कभी भी मैप देखना है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, सम इंपॉर्टेंट लाइंस, है ना। मैप देखने के पहले इसे याद रखना है। मैप को समझने के लिए हमने ग्लोब में कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। जो नॉर्थ का पार्ट है इसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो साउथ का पार्ट है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इन द वेरी सेम वे द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इन 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करता है ये, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ब्रिटेन में या यूके में एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से गुजरती है, इसलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तविक में ऐसी कोई बॉर्डर्स या कोई लाइंस अर्थ पर नहीं है। एज फार एज वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इट मीन्स इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, नाउ इक्वेटर की इंपॉर्टेंस डिवाइड करने से भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये जो इक्वेटर का एरिया है ना, यहाँ पे अर्थ में हैवीएस्ट सनलाइट पड़ती है। मतलब अर्थ में सबसे ज़्यादा सनलाइट उन प्लेसेस पे है जहाँ से इक्वेटर निकल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा इन जगहों पे डेली शाम को 4 बजे हैवी रेन होता है। रेन होता है मतलब बारिश होती है, डेली बारिश होती है। इसीलिए आप देखोगे जहां जहां से इक्वेटर निकलता है ना, वहां वहां पे हैवी रेन फॉरेस्ट हैं। कहां कहां रेन फॉरेस्ट है देखिए, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो के फॉरेस्ट और यहाँ इंडोनेशियन फॉरेस्ट, जहां पे पाम ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, सो जहां से इक्वेटर निकलता है वहां पे फर्स्ट बहुत ज़्यादा हैवी सनलाइट होता है, दूसरा डेली शाम को 4 बजे वहां पे हैवी रेन भी होती है। इसके अलावा अगर हम बॉर्डर्स देखें तो इक्वेटर किन किन कंट्रीज से होकर गुजरता है। सो देयर आर 11 कंट्रीज फ्रॉम वेयर इक्वेटर पासेस थ्रू। विच 11 कंट्रीज, नाउ लुक एट इट। स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर है, उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, ये सारे रेन फॉरेस्ट के पास में। ब्राज़ील के बाद गैबॉन है। ठीक है, साथ में इन कंट्रीज की कैपिटल्स भी याद रखनी है। जैसे इक्वाडोर की कैपिटल्स है क्विटो, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और गैबॉन की कैपिटल है लिब्रेविले। ठीक है, इसके साथ ही ये अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज के थ्रू गुजरती है। कौन सी कंट्रीज, जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और केन्या। केन्या के साथ यहाँ पे साइड में सोमालिया भी। इनकी कैपिटल्स क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है किंगासा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला और केन्या की कैपिटल है नैरोबी। सोमालिया की कैपिटल आपको पता है मोगादिशु, अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका को पास करने के बाद यहाँ पे इंडोनेशिया और किरिबाती आइलैंड से भी गुजरता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और किरिबाती की कैपिटल तरावा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इक्वेटर मालदीव से भी पास होती है, बट दैट इज नॉट टोटली ट्रू। बेसिकली मालदीवियन आइलैंड्स तो यहाँ पे हैं, बट इक्वेटर मालदीव की किसी आइलैंड से पास नहीं होती, बट उसके वाटर बॉडीज से पास होती है। So basically equator passes through the water surrounding Maldives but not actually the land area of Maldives. Now अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वह 16 कंट्रीज से पास होता है। कौन सी 16 कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिको है नॉर्थ अमेरिका में, देन
इन अफ्रीका इट गोज फ्रॉम अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट एंड माली. ऑल राइट. देन इन एशिया इट पासेस थ्रू सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई. यहां पे यूएई है, यहां पे ओमान है. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान से पास होता है. उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, देन चाइना एंड ताइवान एज वेल. नाउ इस बात पे डिस्प्यूट है कि ताइवान एक कंट्री है या नहीं, बट एटलीस्ट इट इज अ इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नड रीजन. So it passes through China and Taiwan as well. All right. Then if we talk about Tropic of Capricorn, वो किस किस कंट्री से गुजरता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द चिले. चिले के बाद अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील. ठीक है, ब्राजील से थोड़ा सा ही पास होता है, बट इट इज टचिंग दैट. ऑल राइट. देन इन अफ्रीका इट पासेस थ्रू नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर एज वेल. ठीक है. देन आफ्टर इट पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया एज वेल. यहां पे एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट्स जहां से ये तीनों लाइंस पास करती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल. ऑल राइट. देन आफ्टर प्लीज रिमेंबर दैट लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर. इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है ना. लॉन्गिट्यूड सारी इक्वल होती है, उसमें कोई लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नहीं होता है. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स अल्टीमेटली, दैट विच ऑल कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव, उनके फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं. एशिया विथ इट्स फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स. नाउ लेट्स सी क्या सारी चीजें हैं एशिया में. ये सारा कॉन्टिनेंट एशिया है, इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया? इन टोटल वी हैव 48 कंट्रीज इन एशिया. 48. इन 48 में से 12 तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं. लैंडलॉक्ड कंट्रीज का क्या मतलब होता है? वो कंट्रीज जो कहीं से भी सी से या किसी ओशियन से नहीं जुड़ी हुई हैं. इट मींस for their passages, for their trade, they have to rely on someone. जिनके borders कहीं पे भी पानी से या सी से जुड़े हुए नहीं होते हैं. अभी कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं? 12 कंट्रीज इन टोटल. अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, भूटान और लाओस. लाओस कहाँ है? लाओस यहाँ पे है. नेपाल, भूटान तो आपको पता है. देन मोस्ट ऑफ देम आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज. उसके अलावा मंगोलिया भी है. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट एशिया में वी हैव डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज एज वेल. नाउ विच कंट्री इज डबल लैंडलॉक्ड ओवर हियर? नेम्ड एज उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान कहाँ है पता है आपको? यहां पे एक कंट्री है उज्बेकिस्तान. ये कंट्री डबल लैंडलॉक्ड है. इसका मतलब ये खुद तो इसकी बॉर्डर सी से नहीं ही मिलती हैं, ओशियन से नहीं मिलती हैं, बट इसके आसपास इसकी जो पड़ोस की कंट्रीज है ना, जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनकी भी बॉर्डर्स सी से नहीं मिलती हैं. इवन दे कैन नॉट गो थ्रू एनी सी पैसेजेस. ऑल राइट. ठीक है. एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसकी कुछ रीजंस भी हमें याद रखना है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और ये सारा जो रीजन है, इट इज सेड टू बी एज साउथ एशिया. इसमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान एंड ऑल. नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट. अच्छा एक बात बताओ, ये रीजन तो एशिया के वेस्ट में है, फिर इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज all these terminologies has been given by European countries. अगर आप यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से या अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ईस्ट में आता है, इसलिए उन्होंने इन कंट्रीज को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बोल दिया. ठीक है. इसके अलावा यहाँ की जो कंट्रीज हैं इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं. कौन कौन सी? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान. ऑल दीज कंट्रीज आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है. एक सवाल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री इन एशिया इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द एशिया?
है ना। अभी हार्ट ऑफ द एशिया समिट भी हुआ था। कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी ऊपर की कंट्रीज सारी चली गई सेंट्रल एशिया में, नीचे की कंट्रीज सारी आ गई साउथ एशिया में, साइड की कंट्रीज सारी आ गई मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में। तो अफगानिस्तान बेचारा अकेला बच जाता है यहाँ पे, है ना। इसलिए अफगानिस्तान को नाम दिया गया हार्ट ऑफ द एशिया। अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को लेके हम एक समिट भी करते हैं, उस समिट का नाम है हार्ट ऑफ द एशिया समिट। इसे प्लीज याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ईस्ट साइड में चाइना है, Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia, all these countries are on the eastern side of Asia. Now, if we see the geographical locations in Asia, these are certain important things. अभी कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट तो है हिमालयन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन्स, ऑल राइट, विच इज इन इंडिया, नेपाल एंड चाइना एज वेल। काफी एक्सटेंडेड है ये, ठीक है। फिर इंडिया में ही वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स माउंटेन भी है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। उसके अलावा प्लेचूज में तिब्बतियन प्लेटू है, ताकलामकान डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट है एंड साइबेरिया का कोल्ड डिजर्ट है विच इज एक्सटेंडेड इन रशिया इन टोटल। दिस इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन इन द अर्थ। आई विल नॉट से द कोल्डेस्ट रीजन, लेकिन दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा कोरियन पेनिनसुला है, आपको भी पता होगा। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्रीज डिवाइडेड हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिवर्स आर देयर। कैसे? कौन सी रिवर्स हैं? जैसे ये येलो रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट है। यांगजे रिवर है जो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। मैकोंग रिवर है। देन आफ्टर गंगा है, हमारी गंगा नदी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे तिब्बत में यारलांग सांपो कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इंडस रिवर है, एक्चुअली इंडस इज नॉट अ सिंगल रिवर, इसमें कई सारी और भी नदियां हैं जो एक पूरा बेसिन बनाते हैं, बट मेजरली इसे इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहेंगे, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। देन आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पेज। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एशिया के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मतलब इसका जो टोटल एरिया है ना वो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, विच इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। एंड इट हैव द 30% ऑफ वर्ल्ड्स land area and 60% of the population as well. It means Asia is the most populated continent in the earth, having more than 4.7 billion people. आपको भी पता होगा दुनिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं चाइना और इंडिया एशिया में है। दैट इज वाई इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द अर्थ। ऑल राइट, नाउ दिस इज होम टू माउंट एवरेस्ट। एशिया में ही माउंट एवरेस्ट है। कौन कौन से कंट्रीज में है? नेपाल, तिब्बत और इंडिया, तीनों में एक्सटेंडेड है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ, हैविंग 8,848 meters. All right, that is very important to have in Asia and especially near to India. Then we have a diverse climate area. बेसिकली एशिया में सारे मेजर क्लाइमेट टाइप्स आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप साइबेरियन टुंड्रा में देख लीजिए जो हमने अभी बात की, वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन इन अर्थ। देन यू कैन सी साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। सो वी हैव वेरी डाइवर्स रीजन। थार का मरुस्थल भी है यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस एशिया इज बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन्स। कौन से रिलीजन्स? सभी मेजर रिलीजन का बर्थ एशिया में ही हुआ है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, इनका बर्थ तो इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस्लाम का जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का और मदीना में हुआ है, तो वो भी एशिया में है। देन क्रिश्चियनिटी इज फॉर्म्ड समवेयर नियर इजराइल। इजराइल के ही क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी का भी जन्म हुआ था। इसलिए दुनिया के जो भी मेजर रिलीजन्स हैं उन सभी का बर्थ प्लेस एशिया को माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। हमारे पास बंगाल टाइगर्स, पांडास, कोमोडो ड्रैगन्स, स्नो लेपर्ड्स जैसी कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो एशिया को रेयर और एग्जोटिक स्पीसीज के साथ बहुत खास बनाती हैं।
ठीक है। देन वी हैव लार्जेस्ट डिजर्ट, दुनिया का तो नहीं बट एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट गोबी डिजर्ट को माना जाता है, जिसका एक्सटेंशन मंगोलिया और चाइना में है ना। इसका एरिया कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होगा इसका टोटल एरिया, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की यांगजे रिवर को बोला जाता है, जिसकी टोटल लेंथ 6300 किलोमीटर्स है और ये चाइना में लोकेटेड है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। सो प्लीज कीप दीज फैक्ट्स इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का होम भी है, जैसे चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में है। इसके अलावा इंडोनेशिया भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है आजकल, है ना, विच मेक्स एशिया एक्चुअली अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। इसके अलावा जो एरिया वाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है ना, रशिया, इट इज़ ऑल्सो इन एशिया ओनली, है ना। हालांकि रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी है बट मेजर पार्ट रशिया का एशिया में ही है, ठीक है। उसके अलावा एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स है, ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। Now we will see certain important questions which we have been witnessing in FCAT, CDS and NDA examinations recently about this particular topic. कौन से questions, जैसे CDS 2023 में आया था, in which mountain range is Mountain Everest located? हमने अभी अभी बात की, काफी सिंपल है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है किसका, हिमालयन रेंज का, है ना। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया? एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट गोबी डिजर्ट को बोला जाता है ना, जो मंगोलिया और चाइना में एक्सपैंड होता है। देन लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया यांगजे रिवर है जो चाइना में है ना, और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना, इसको मिसकम्युनिकेट या मिसकंफ्यूज मत करना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था एफकेट 2021 में, दैट विच टू रिलीजन्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया? एक्चुअली इंडिया में 2 रिलीजन्स नहीं 4 रिलीजन्स का ओरिजिन हुआ है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, ये सारे रिलीजन्स का बर्थ इंडिया में ही हुआ है। देन आफ्टर विच रीजन ऑफ एशिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस? ये CDS 2020 का सवाल है ना। सो अभी हमने डिस्कस किया साइबेरिया जो कि रशिया में है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है वहाँ की, मैंने पहले 2 बार आपको बताया है। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन इन द अर्थ। ऑलराइट, नाउ विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया बाय एरिया? सो मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, नॉट द वर्ल्ड। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री दूसरी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन लैंड एरिया इन एशिया। ऑलराइट, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जो कि अफ्रीका है, विद दिस फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। ऑलराइट, सो अफ्रीका में तो सबसे पहले याद रखना है, इन टोटल 54 कंट्रीज आर देयर। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं और इन सभी कंट्रीज ने मिलके एक यूनियन बनाया अपना, उस यूनियन को कहते हैं अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। सो याद रखना, अफ्रीका की कंट्रीज ने अपना एक यूनियन बनाया है, नेम्ड एज अफ्रीकन यूनियन। ऑलराइट, देन आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो एक सिंग जैसा दिख रहा है, देखो, इज इट लुकिंग लाइक अ हॉर्न ऑफ सम एनिमल? दिस इज कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नाउ देयर आर 4 कंट्रीज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। विच 4 कंट्रीज? सबसे पहले तो जिबूती है, ये देखिए यहाँ पे जिबूती है। फिर उसके बाद क्या है, इरिट्रिया है। इरिट्रिया कहाँ है? ये जस्ट जिबूती के ऊपर इरिट्रिया भी है। फिर क्या है, इथियोपिया है और सोमालिया जो कि फ्रंट में है। सो 4 कंट्रीज इन टोटल इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी है अफ्रीका के जस्ट ऊपर। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करती है। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है, ये याद रखना है आपने, है ना। नाउ कंट्रीज विच टचेस मेडिटेरेनियन सी आर, अफ्रीका में तो इजिप्ट और लीबिया 2 कंट्रीज हैं, ये रहा इजिप्ट, ये रहा लीबिया, ये 2 कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। बट एशिया की भी कुछ कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज? सीरिया है,
लेबनान है, लेबनान कहाँ है, ये छोटा सा कंट्री यहाँ पे लेबनान है ना, तो सीरिया, लेबनान। फिर इजराइल आपको पता है, बस लेबनान के नीचे यहाँ पे इजराइल है। इन तीनों के अलावा गाजा स्ट्रिप भी है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती है एशिया में, ठीक है। अफ्रीका में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, इजिप्ट और लीबिया। इसके अलावा रेड सी भी है जो अफ्रीका को टच करती है। रेड सी कहाँ है, ये रहा रेड सी। सो बेसिकली रेड सी एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करती है, ठीक है। रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, इजिप्ट है, इजिप्ट कहाँ है भाई, ये रहा इजिप्ट। इजिप्ट के अलावा सूडान है, बताओ ये देखो सूडान। सूडान के अलावा इरिट्रिया और जिबूती है, तो इरिट्रिया मैंने आपको अभी दिखाया, ये रहा, और जिबूती ये छोटा सा कंट्री। सो ये सारी कंट्रीज रेड सी को टच करती हैं, ठीक है। अफ्रीका के अलावा एशिया से रेड सी को कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, तो सऊदी अरेबिया और यमन। ये रहा सऊदी अरेबिया और ये यमन, ये 2 कंट्रीज टच करती हैं रेड सी को एशिया की साइड से, ठीक है। देन आफ्टर यहीं पे है हमारा स्वेज कैनाल। सो बेसिकली एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल। कहाँ पे है, ये देखो एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे है, दिस इज स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दुनिया का 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड सिर्फ इस छोटे से पैसेज से होता है, स्वेज कैनाल से होता है। इट मीन्स 12 to 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू स्वेज कैनाल। सो प्लीज रिमेंबर, स्वेज कैनाल किस कंट्री के बीच में है, सो इजिप्ट के ही बीच में है। ये सारा मेनलैंड इजिप्ट है, और एक यहाँ पे छोटा सा एरिया है सिनाई पेनिनसुला, वो भी इजिप्ट का ही पार्ट है। सो बेसिकली इजिप्ट के ही बीच में स्वेज कैनाल लोकेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए भी और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव सहारा डिजर्ट इन अफ्रीका। सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सहारा डिजर्ट याद रखना, ये लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है वर्ल्ड का। सहारा डिजर्ट के जस्ट नीचे का जो रीजन है उसे कहते हैं साहेल रीजन, ठीक है। साहेल रीजन बेसिकली सहारा डिजर्ट और रेस्ट ऑफ अफ्रीका के बीच का एरिया है, ठीक है। साहेल रीजन अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था और एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ इन अफ्रीका व्हाट मोर इज इंपॉर्टेंट, देयर आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। हाउ मेनी, 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन टोटल। सो इन टोटल अफ्रीका में 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ये प्लीज याद रखना। इसके अलावा कुछ जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे सहारा रिजर्व के बारे में हमने बात कर ली। एट दी टॉप वी हैव एटलस माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी भी हमने आपको बता दिया। स्वेज कैनाल, ये देखिए एक छोटा सा पैसेज है, ये भी आपको याद रहेगा। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ, है ना। सो बेसिकली अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, हिंदी में बोलते हैं नील नदी, इंग्लिश में बोलते हैं नाइल रिवर, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पे एक नाइजर रिवर भी है, ये देखिए ये पूरा फ्लो है नाइजर रिवर का। और कालाहारी डिजर्ट भी है, नमीब डिजर्ट है बट वो काफी छोटा है, सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट प्लीज स्टडी दैट एज वेल। उसके अलावा एक और यहाँ पे देखिए लंबी सी नदी है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिस इज द रिवर विच कट्स इक्वेटर ट्वाइस। आप ये देखिए ये इक्वेटर जा रही है, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट कॉन्गो रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। जैसे ये कॉन्गो रिवर अफ्रीका में इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है ना, वेरी सेम वे इंडिया में एक नदी है माही। ये माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। सो अफ्रीका के बारे में क्या याद रखना है, कॉन्गो रिवर है, ठीक है। कॉन्गो रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कट्स इक्वेटर 2 टाइम्स, ठीक है। द वेरी सेम वे एशिया में माही रिवर है, माही रिवर एशिया में कहाँ है भाई, इंडिया में है। अब माही रिवर क्या करती है, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अफ्रीका में कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, और इंडिया में या एशिया में माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, इसे प्लीज याद रखना। एक और नदी है यहाँ पे, जाम्बेजी रिवर, विच गोज थ्रू जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का। यहाँ पे 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का टोटल लैंड एरिया है। ठीक है, विच इज 20% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ठीक है, देन आफ्टर दिस इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट हैविंग 1.4 बिलियन पीपल। हमसे तो काफी पीछे हैं, है ना, इतनी तो अप्रॉक्स इंडिया की पॉपुलेशन हो गई, फिर भी वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देन वी हैव लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने अभी बात की, सहारा डिजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डिजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विथ हैविंग 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ यूएसए। ठीक है, देन वी हैव लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया जो नाइल रिवर है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, हैविंग 6,650 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ। बेसिकली नाइल रिवर 11 देशों से गुजरती है, 11 कंट्रीज, जिसमें से इजिप्ट, सूडान और युगांडा भी हैं, एंड सो मेनी अदर कंट्रीज, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट यू हैव टू रिमेंबर द नाइल रिवर एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, देन इट इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल। लार्जेस्ट वाटरफॉल तो नहीं है ऑब्वियसली, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे विक्टोरिया फॉल्स है ना। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पे है? जाम्बेजी रिवर, हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे से होकर जाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है। ठीक है, देन वी आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में दुनिया का 40% गोल्ड पाया जाता है एंड 90% ऑफ प्लेटिनम। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा रिजर्व है इनके पास, बट फिर भी दे आर दी पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट, आई वुड से एटलीस्ट। ठीक है, बिकॉज people from outside they would go, they will take all the resources and come back to their own places। वहां के लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इन्होंने एक अफ्रीकन यूनियन करके एक यूनियन बनाया है, जहां पे दे ऑल आर डिस्कसिंग नाउ कि हम अफ्रीका के रिसोर्सेज को अफ्रीका में ही रखकर यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे करें। इसके अलावा अफ्रीका में बहुत डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे लॉयन, एलिफेंट, बफेलोज, लेपर्ड, राइनोसोरस, ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जैसे जिराफ है, जिब्राज हैं, ये सब कुछ। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर वेरी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। और अफ्रीकन लायंस तो काफ़ी फेमस भी हैं, अफ्रीकन लायंस और अफ्रीकन एलिफेंट्स। अब इसमें एक खास बात है दैट 5 बिग फाइव एनिमल किसको बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ लॉयन, एलिफेंट, बफेलो, लेपर्ड और राइनोसोरस ही इंक्लूडेड हैं। ऑल्दो अफ्रीका में जिराफ और जिब्रास भी मिलते हैं, बट बिग 5 एनिमल्स का दर्जा इन 5 को है। किन्हें? लॉयन, एलिफेंट, बफेलो, लेपर्ड एंड राइनोसोरस। ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आफ्टर इट इज सेड टू बी क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। सो अफ्रीका में ह्यूमन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ था ऐसा माना जाता है, बिकॉज अफ्रीका में ही हमें ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं। कितने ओल्ड हैं वो? 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कि अब तक के ह्यूमन फॉसिल्स में से सबसे पुराने हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल अफ्रीका एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। देन लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका इज मेडागास्कर। याद रखना है, अफ्रीका के साइड में आपने अभी देखा होगा एक आइलैंड है, ये इसे कहते हैं मेडागास्कर, है ना। ये अफ्रीका का एक आइलैंड है जो लार्जेस्ट है। देन आफ्टर हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर्स है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो मेडागास्कर है वो इंडियन ओशियन में है ना, एंड दिस इज 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, then after we have certain important questions which you have been witnessing in CDS and FCAT examination and NDA as well। ठीक है, जैसे which continent has the second highest population after Asia? कितना सिंपल सा है, CDS 2021 में पूछा था, ऑब्वियसली अफ्रीका है। NDA 2020 में क्या पूछा है भाई? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन दी वर्ल्ड? ये भी सारा डिजर्ट सबको पता है। FCAT 2019 में क्या है भाई? द नाइल रिवर फ्लोज थ्रू विच अफ्रीकन कंट्री, है ना। सो बेसिकली 11 कंट्रीज से निकलती है।
उसमें से कई सारे ऑप्शन होंगे, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। बट ये 11 कंट्रीज आप याद रख लीजिएगा, है ना, किन 11 कंट्रीज से नाइल रिवर पास होती है। देन विक्टोरिया फॉल्स किन दो अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में है? CDS 2023 में है भाई साहब, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है और जाम्बेजी रिवर के बीच में है, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स। देन हमने डिस्कस किया अभी अफ्रीका में बहुत सारे रिजर्व्स हैं गोल्ड और प्लेटिनम के, बट उसमें भी घाना एक कंट्री है जहां पे लार्जेस्ट गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए घाना को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, FCAT 2020 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अफ्रीकन बिग 5 एनिमल्स। मैंने अभी आपको बताया लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस में से जिराफ इज नॉट पार्ट ऑफ बिग 5, वो अफ्रीका में पाया जाता है, बट जो बिग 5 का दर्जा है वो लॉयन, एलिफेंट, बफेलो, लेपर्ड एंड राइनोसोरस को मिला है, तो जिराफ वुड बी द आंसर फॉर दिस। देन CDS 2021 में क्या क्वेश्चन आया था भाई, द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन विच प्लेस, ठीक है, विच अफ्रीकन कंट्री, तो वो इथियोपिया में मिले थे, याद रखना है। NDA 2019 में आया था दैट विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका, तो मेडागास्कर है, मैंने अभी आपको दिखाया। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, सो इट इज located in Tanzania. Then we'll go for the next, which is Europe with its physical and political features. क्या है भाई यूरोप में? देखो मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो यूराल माउंटेन्स है ना, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। सो यूराल माउंटेन के ईस्ट में एशिया है और वेस्ट में यूरोप है, ठीक है। यूरोप में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, बट कुछ मेजर चीज़ें हमें अभी जाननी चाहिए। जैसे यूरोप इज एक्चुअली हैविंग 44 to 50 कंट्रीज इन टोटल। यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं? 44 to 50 कंट्रीज। अब इतना वेरिएशन क्यों है भाई? क्योंकि 44 कंट्रीज तो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय यूनाइटेड नेशंस, बट उसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं वहां पे जो सेल्फ गवर्नड हैं, है ना, सो इसलिए उन्हें यूरोप की कंट्रीज में काउंट नहीं करते हैं। देन आफ्टर कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनकी कैपिटल यूरोप में नहीं है, जैसे टर्की है। अभी टर्की कहाँ पे है? ये देखो, ये रहा टर्की है, इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप में नहीं है। सो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है भाई कि टर्की यूरोप में है या फिर एशिया में है, ठीक है। कॉकेशस माउंटेन करके एक जगह मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो। सो कॉकेशस माउंटेन डिवाइड्स द यूरोप एंड एशिया। बेसिकली ये यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन में है यहाँ पे, है ना। सो वी टेक इट इन बोथ एशिया एंड यूरोप बोथ, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इन टोटल यूरोप में 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। मैंने पहले भी आपको बताया लैंडलॉक्ड कंट्रीज का क्या मतलब है, जो डायरेक्टली सी रूट्स को एक्सेस नहीं कर पाती हैं। सो 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज यूरोप में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यूरोप में, जैसे बाल्टिक कंट्रीज। अभी आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा बाल्टिक सी, कहाँ है? ये देखो, ये रहा हमारा बाल्टिक सी। सो बाल्टिक सी के पास की तीन कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। कौन कौन सी? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये तीनों कंट्रीज बाल्टिक कंट्रीज कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? नॉर्डिक कंट्रीज। सो नॉर्डिक कंट्रीज बेसिकली 5 हैं। विच 5? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ पे है भाई? देखो मिला, ये रहा। तो ये पांचों कंट्रीज मिलके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, दिस 5 आर कॉल्ड नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज के अलावा इन्हीं में से 3 कंट्रीज ने अपना एक अलग से बना लिया भाई कि हम तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। कौन सी 3 है भाई? नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। सो ये 3 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया को स्कैंडिनेविया कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है स्कैंडिनेविया रीजन। सो स्कैंडिनेविया रीजन के आसपास की 3 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती हैं। और इन कंट्रीज की खास बात यह है कि जितने भी वर्ल्ड में टॉप इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है और कुछ, सो इन इंडेक्सेस में ये कंट्रीज हमेशा टॉप करती हैं भाई। क्या है? इनकी पॉपुलेशन है छोटी सी और ये उसी पॉपुलेशन पे बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई दे ऑलवेज टॉप इन ऑल दोज इंडेक्सेस विच एक्चुअली शोज द हैप्पीनेस और लिविंग स्टैंडर्ड्स इन वर्ल्ड।
अब यूरोप के कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात कर ले। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, मैंने पहले भी आपको बताया यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं भाई, वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। सो दिस प्लेस बेसिकली हैव दी यूराल माउंटेन्स, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल माउंटेन्स के अलावा यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड एज आल्प्स, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यूराल माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूराल माउंटेन इज कॉल्ड माउंट नरोदनाया। क्या नाम है भाई, माउंट नरोदनाया ऑफ यूराल्स, ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये। फिर आल्प्स भी है भाई अपने पास। सो आल्प्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, आल्प्स का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लैंक है, बट इसका नाम है बस, माउंट ब्लैंक, है ना। एल्प्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट ब्लैंक, और यूराल माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट नरोदनाया, है ना। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो अब आगे चले, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार यूरोप के लिए भी देख लेते हैं, है ना। जैसे इट इज सेड टू बी द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कौन सा है ये हम बाद में बताएंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट है यूरोप विथ हैविंग 10.18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ओनली। और पॉपुलेशन कितनी है भाई, 740 मिलियन पीपल। हमारी खुद की पॉपुलेशन जो इंडिया की है ना, इससे भी कम इनकी पॉपुलेशन है। कंट्रीज की बात करें तो 44 कंट्रीज है, हमने पहले भी आपको बताया। इसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके इनकी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। और कुछ छोटे देश भी हैं जैसे मोनाको एंड लिंचेस्टाइन है, ठीक है। देन दे हैव वेरी डाइवर्स जियोग्राफी। क्या है भाई डाइवर्सिटी में इनके पास, काफ़ी डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, है ना। जैसे अल्पाइन के माउंटेन्स हैं, वास्ट प्लेन्स भी हैं आपने देखे होंगे, और कोस्टल रीजन भी काफ़ी सारा है इनके पास यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज सेड टू हैव दी डाइवर्स जियोग्राफी, वेरी डाइवर्स जियोग्राफी, ठीक है। फिर कोस्टल रीजन्स भी देख लिया। अब क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो बेसिकली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम कहते हैं ना, वो यूरोप में ही डेवलप हुई। बट यूरोप में कहाँ पे डेवलप हुई भाई, यूरोप में कुछ जगहें हैं जैसे रोम और ग्रीस, तो इन जगहों पर ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन डेवलप हुई, और इन्होंने ही यूरोपियन कल्चर, फिलॉसफी और गवर्नेंस को एक दिशा दिखाई है। मॉडर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न फिलॉसफी का जितना भी बोलबाला है, ये सारा इन्हीं कंट्रीज से होके आया है। सो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर इन कंट्रीज ने क्या किया ना, यूरोप की जो कंट्रीज थी, एटलीस्ट 27 कंट्रीज के आसपास, इन्होंने अपना एक यूनियन बनाने का सोचा कि बोले भाई हम सब तो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ लिए, अब लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, अब क्या करेंगे, आप साथ में मिलजुल के रहेंगे। सो इनमें से 27 कंट्रीज का एक यूनियन है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट ही काम करता है। इस यूनियन को कहते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन की खास बात क्या है, ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, इनके पास मूवमेंट भी फ्री है, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और एक कॉमन करेंसी भी यूज़ करते हैं जो कि यूरो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, याद रखना। पहले यहाँ पे 28 थी, लेकिन ब्रिटेन नाम का जो देश है वो ब्रेग्जिट करके अलग हो गया, है ना। सो अभी वहाँ पे 27 कंट्रीज हैं। देन आफ्टर वी हैव कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन यूरोप। कैसे भाई, वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, और रशियन भी बोली जाती है कुछ ईस्टर्न पार्ट्स में, काफ़ी वाइडली यूज़ होती है, ठीक है। और काफ़ी रिच कल्चर रहा है, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर पे काफ़ी काम किया है इन्होंने, है ना। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है यूरोप को। स्पेशली यूरोप की कुछ कंट्रीज जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इन्होंने काफ़ी इकोनॉमी ग्रो की है और इंडस्ट्रीज डेवलप की हैं अपने यहाँ पे। जैसे जर्मनी की कार कंपनीज काफ़ी फेमस हैं। ये जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो ना, ऑडी है, BMW है, पोर्श है, फॉक्सवैगन है, ये सारी कार कंपनीज जर्मनी की हैं। सो यहाँ पे इनकी इंडस्ट्रीज हैं और इनके फैक्ट्रीज और यूनिट्स भी हैं, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स के रूप में यहाँ पे लंदन और फ्रैंकफर्ट जैसी जगहें हैं जहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पूरी दुनिया की, ना सिर्फ यूरोप की, ठीक है। एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे हैव डेवलप्ड बिकॉज यूरोप हैव एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क, है ना, दैट इज एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे। हीथ्रो एयरपोर्ट का नाम आपने भी सुना होगा जो कि यूके में है। सो काफ़ी सारे बिजिएस्ट
एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स हैं इनके, ठीक है। टूरिज्म हब है, इन्होंने क्या किया बेसिकली अपने देशों को काफ़ी डेवलप किया और उसकी ब्यूटी पे स्पेंड भी किया है, इसीलिए यूरोप इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कॉन्टिनेंट फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने भी है ना वर्ल्ड फेमस काफ़ी सारे इनके लैंडमार्क्स है, जैसे एफिल टावर है पेरिस में, आपको पता होगा, कॉलेजियम है इटली में, बिग बेन है यूके में, और स्विस एल्प्स भी है। सो इन जगहों पे काफ़ी टूरिस्ट जाया करते हैं, इनसे इनको काफ़ी रेवेन्यूज भी मिलते हैं। देन सो मैनी हिस्टोरिकल वॉर्स एंड पीस ऑफर्स दे हैव मेड। सो जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी में यूरोप में ही हुए हैं। इसका मतलब ये है ना कि पहले ये लोग काफ़ी लड़े झगड़े हैं, फिर लड़ने वड़ने के बाद ये बोले कि चलो भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अब मिलजुल के अपना एक यूनियन बनाते हैं और आपस में अब लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना एक यूरोपियन यूनियन बना लिया, पीस ऑर्गेनाइजेशन, और आपस में सारे कॉन्फ्लिक्ट ये लोग सॉल्व करके बैठे हुए हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका विथ इट्स फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव इन नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका में मेजॉरिटी जो कंट्रीज है ना, उसमें से आपने कनाडा, यूएसए और मैक्सिको का नाम सुना होगा, बट दीज आर नॉट द ओनली कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। इन टोटल नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं। कितनी है भाई? 23 कंट्रीज हैं टोटल नॉर्थ अमेरिका में, है ना। इसमें से 3 बड़ी कंट्रीज हैं जिनका नाम हम सभी जानते हैं। कौन कौन सी 3 है भाई? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन मैक्सिको, देन कनाडा, है ना। ये याद रखना है। अभी नॉर्थ अमेरिका में ही एक ये अलास्का नाम का रीजन है, ये देखो आप। सो इस रीजन के बारे में क्या बात है भाई, ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। फिर क्या हुआ भाई, रशिया को लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ है नहीं, है ना, बेरंग सी जगह है, कुछ मिलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, रशिया ने यूएसए को बेच दिया अलास्का। सो नाउ यूएसए इज नॉट ओनली इन दिस लैंड बट वो यहाँ पे भी है। सो यूएसए और रशिया के बीच में एक स्ट्रीट जाती है यहाँ पे, इस स्ट्रीट को हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रीट। ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पॉलिटिकल फीचर्स तो हमने देख लिए, अब यहाँ पे जियोग्राफिकल फीचर्स भी देखते हैं। क्या क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट लेक्स, जिससे हमने रिसेंट में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। सो द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ग्रेट लेक्स लिखा है ना, ये जो सारी लेक्स हैं काफ़ी वास्ट हैं, है ना, तो इनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन टोटल? सो टोटल 5 लेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। कौन सी 5 हैं भाई? देखो 5 हैं, उनमें से एक है सुपीरियर, सुपीरियर, फिर क्या है, मिशिगन, सुपीरियर और मिशिगन के अलावा क्या है, हुरॉन, हुरॉन, एरी, एरी एंड ओंटारियो। सो दीज आर 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, काफ़ी फेमस है। आप देखोगे इनका जो एक्सपेंशन है ना, वो ऊपर भी है, कनाडा में भी और यूएस में भी है। सो दोज आर वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, काफ़ी लंबा फैला हुआ, आपको दिख रहा होगा रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन इज सेड टू बी एज माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है भाई? माउंट एल्बर्ट। सो ये याद रखना, रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, ठीक है भाई। आगे चलें। अभी एक चीज है लास्ट में, अभी रिसेंट में क्या हुआ ना, यूएस का इलेक्शन हुआ, वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प जी आए अपने, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है आपको, उन्होंने बोला भाई ये मैक्सिको गल्फ क्यों है भाई, यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है हमने माना, बट यूएसए भी तो है इतना सारा, तो ये गल्फ ऑफ यूएसए क्यों नहीं है, गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों है? सो उन्होंने क्या किया कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया भाई। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके क्या लिख दिया उन्होंने कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसको आप बोलो गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको ही क्यों बोलना, हमारे भी पास में है, बंदे का ईगो हर्ट हो गया। सो बेसिकली अभी इस पे डिस्प्यूट चल रहा है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है या गल्फ ऑफ अमेरिका है। देन नेक्स्ट क्या है भाई, जियोग्राफिकल साइज देखना है यार। जियोग्राफिकल साइज नॉर्थ अमेरिका का 3rd लार्जेस्ट है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो कितना साइज है इनका, 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना। आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका इट इज द 3rd लार्जेस्ट
कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कंट्रीज टोटल कितनी है? 23 कंट्रीज आर देयर इन टोटल इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसमें से 3 मेजर है, हमने आपको बताया, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, बाकी सब छोटे छोटे से कंट्रीज हैं। देन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कनाडा, सबसे ज्यादा लैंड मास है कनाडा। ठीक है, देन मेजर माउंटेन रेंजेस हमने अभी स्टडी किया, रॉकी माउंटेन्स जो कि कनाडा से यूएस तक पूरा स्ट्रेच होता है ना, और एपेलाचियन भी है यहाँ पे माउंटेन रेंज जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में है। ये देखो यहाँ पे होगा, ईस्टर्न पार्ट में है एपेलाचियन, यहाँ पे ये पूरा। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, ग्रेट लेक्स मैंने अभी आपको बताया, 5 ग्रेट लेक्स हैं, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, इनका नाम भी हमने आपको लिख के दिया है। सो ये ग्रेट लेक्स प्लीज़ याद करके रखना आप, है ना। देन डाइवर्स क्लाइमेट, ये तो मतलब आर्कटिक के पास में है ना, सो आर्कटिक जैसी ही ठंड कनाडा में भी पड़ती है। सो कनाडा और ग्रीनलैंड है, उसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है सेंट्रल अमेरिका में। सो काफ़ी डाइवर्स क्लाइमेट है इनका भी, ज़्यादातर ठंडी पड़ती है बट कुछ एरिया इनका काफ़ी फॉरेस्टी भी है। ठीक है, इसलिए हमने कहा दोनों है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और फॉरेस्ट भी है, और सॉरी कोल्ड भी है। नाउ नॉर्थ अमेरिका इज सेड टू बी द इकोनॉमिक पावर हाउस। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स इन नॉर्थ अमेरिका है ना, और ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स हैं, सेंटर्स हैं यहाँ पे। कौन से? न्यूयॉर्क है, टोरंटो है, मैक्सिको सिटी है, काफ़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं और ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, देन नेचुरल वंडर्स भी हैं यहाँ पे भाई। कौन सा? पहले तो नियाग्रा फॉल्स, फिर द ग्रैंड कैनियन आपने काफ़ी सुना होगा, देन येलोस्टोन नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, और एवरग्लेड्स करके एक जगह है, उसको अमेजन जैसा समझा जाता है। दिस इज नॉट अमेजन एक्चुअली, बट उस जैसा समझा जाता है। ठीक है ना। देन दे हैव इंडिजिनियस कल्चर्स। बेसिकली जो अमेरिका में अभी मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, स्पेशली यूएस में, दे आर नॉट नेटिव अमेरिकन्स, है ना। नेटिव अमेरिकन्स इन्यूट और मीजो अमेरिकन्स को माना जाता है। तो उनकी अपनी सिविलाइजेशंस थी, जैसे माया सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, एस्टेक सिविलाइजेशंस थी। तो उन्होंने कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। फिर तो ये ब्रिटेन वगैरह से काफ़ी लोग आए, वहाँ पे बस गए, तो अभी वहाँ के जो नेटिव लोग हैं ना, वो एक्चुअली कम हैं, वो माइनॉरिटी में हैं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसीलिए यूएस के बारे में कई बार कहा जाता है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो रिफ्यूजीज से ही बनी है, बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफ़ी काम किया है। सो नॉर्थ अमेरिका में स्पेस में तो आपको पता ही होगा, नासा है जिसको लीडर भी समझा जाता है स्पेस में, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। देन टेक्नोलॉजी के लिए सिलिकॉन वैली जैसी जगह है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे, और इंटरटेनमेंट में हॉलीवुड वगैरह तो चलो ठीक ही है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, याद रखना, जैसे ये मिसिसिपी रिवर है इनकी, मिसूरी रिवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की। सो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, जैसे ये कोलंबिया रिवर है, कोलोराडो रिवर है, सो ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। देन आफ्टर वील मूव फॉरवर्ड टू दी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या क्वेश्चंस आते हैं भाई? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? सो लेक सुपीरियर ही लार्जेस्ट है। हमने आपको बताया 5 ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से जो लेक सुपीरियर है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देन द रॉकी माउंटेन्स आर मेनली फाउंड इन विच कंट्री? सो बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि कनाडा में भी एक्सटेंडेड है वो, यूएसए में भी एक्सटेंडेड है, सो दोनों समझा जाएगा। विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन? सो पैनामा कैनाल। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक कैनाल है, पैनामा कैनाल, सो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है। विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री इज नोन फॉर इट्स ऑयल सैंड्स एंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल? सो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ये चीज़ें, हालांकि वो सारा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी बर्फ़ है वहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस फिल्ड विद द आइस, बट स्टिल वहाँ पे काफ़ी सारे रिजर्व्स हैं इन चीज़ों के। ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी है न्यूयॉर्क, उसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ये एफकेट में पूछा जा चुका है। नॉर्थ अमेरिका का डिजर्ट कौन सा है भाई? ये जो मोजावे डिजर्ट है ये नॉर्थ अमेरिका में है। ऑल राइट, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका विथ इट्स फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। ये देखो भाई, साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था अमेजॉन के बारे में। सो अगर पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो साउथ अमेरिका में इन टोटल 12 कंट्रीज है ना। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन टोटल इन साउथ अमेरिका भाई? 12 कंट्रीज आर देयर, टोटल 12 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इसमें से भी 2 लैंडलॉक कंट्रीज है, 2 लैंडलॉक कंट्रीज आर देयर। विच 2? बोलिविया एंड
पराग्वे, ये देखो यहाँ पे बोलीविया है और ये पराग्वे है, ये दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साउथ अमेरिका की, यहाँ पे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं किसी कंट्री में। क्या नाम है भाई कंट्री का? कंट्री का नाम है वेनेजुएला। ये देखो टॉप में ये वेनेजुएला करके कंट्री है। इस कंट्री में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंट में भी वेनेजुएला काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? बिकॉज इट हैज़ रिसेंटली लॉस्ट ऑल द ग्लेशियर इट हैड, ठीक है। जितने भी ग्लेशियर थे ना वेनेजुएला के पास में, सो क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे ग्लेशियर पिघल गए। और लास्ट ग्लेशियर जो इनका पिघला ना, उसका नाम था हम्बोल्ट। ये नाम आप याद रख लेना, लास्ट ग्लेशियर इनका था हम्बोल्ट, है ना, ये नाम आप याद रख लेना, ठीक है। देन साउथ अमेरिका में ही है अमेजॉन फॉरेस्ट, है ना। अमेजॉन फॉरेस्ट की खास बात यह है कि इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, दिस इज सेड टू बी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, और इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है अमेजॉन फॉरेस्ट को, है ना। और यहाँ पे अमेजॉन नदी भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट अमेजॉन फॉरेस्ट तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका में कुछ ग्रासलैंड्स भी हैं जिनको पंपास और लानोस बोला जाता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। कहाँ पे भाई? ये देखो, ये पंपास ग्रासलैंड्स है यहाँ पे, और ये ऊपर साइड लानोस ग्रासलैंड से ही काफ़ी फेमस रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने भी डिस्कस किया। ये अमेजॉन नदी जाती है यहाँ से, इसका ये जो पूरा बेसिन है ना यहाँ पे, ये पूरा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स है। ये देखो पूरा माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट होता है टॉप से, और ये पूरा एंडीज माउंटेन्स जाता है ना। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है। आगे कुछ और चीज़ें, जैसे ज्योग्राफी, साउथ अमेरिका इज 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, है ना। कितना है इसका एरिया? 17.84 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंट्रीज कितनी है मैंने पहले भी आपको बताया, 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं इन टोटल, जिसमें से ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, चिले ये थोड़ा सा बड़ी है ना। और कुछ टेरिटरीज भी हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। आप समझ रहे हो, अर्थ का 20% ऑक्सीजन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आता है, इसलिए इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, याद रखना। एंडीज माउंटेन दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये आप याद रखना। मैंने आपको दिखाया ना भी एंडीज माउंटेन्स, तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा इधर तक आता है, ठीक है। सो इसलिए एंडीज माउंटेन को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना, ये टोटल 7000 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होती है, ठीक है। और ये बीच में नहीं है, टोटली इट इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पूरा वेस्ट कोस्ट में है। देखो ये पूरा कोस्टल रीजन में आ रहा है एंडीज माउंटेन्स, है ना। सो 7000 किलोमीटर के साथ दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। और इसका जो हाईएस्ट पीक है ना, वो माउंट एकांकागुआ है। सो माउंट एकांकागुआ की एक और खास बात है, एशिया के बाहर ये सबसे ऊंचा पीक है, द हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया इट इज, ठीक है। रिवर्स कौन कौन सी हैं? अमेजॉन रिवर है, हमने अभी देखा, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, फ्लोज थ्रू द कॉन्टिनेंट एंड कैरिंग मोर वाटर देन एनी अदर रिवर ग्लोबली। जो ये अमेजॉन रिवर है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मतलब रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई? साउथ अमेरिका में काफ़ी सारे बायोडाइवर्स रीजन है वहाँ पे, और कुछ स्पेशल स्पीसीज भी वहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे इलामास के बारे में आपने सुना होगा, कैपिबाराज हैं, जैगुआर्स हैं, एनाकोंडास हैं। तो ये सारे स्पीशीज साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो एक इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो वहाँ पे थी, फिर यूरोपियंस आए, वो भी बस गए, अफ्रीकन्स को लाया गया, वो भी बस गए, एशिया का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। सो इसकी जो लैंग्वेज और ट्रेडिशंस है ना, इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर करके बना है, विच इज़ सेड टू बी अ वेरी रिच मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और इनके फेस्टिवल भी काफ़ी फेमस है, जैसे आपने ब्राज़ील के कार्निवाल और टैंगो डांस के बारे में सुना होगा, जो अर्जेंटीना में मनाया जाता है। काफ़ी रिच और डाइवर्स कंट्री है ये कल्चरली, ठीक है। देन इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना आर मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे सोयाबीन है, कॉफ़ी है और बीफ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं, स्पेशली ऑयल और कॉपर्स के। ऑयल का मैंने आपको बताया वेनेजुएला है द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, और कॉपर भी काफ़ी सारी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। देन दे हैव सम एंशिएंट सिविलाइजेशंस। कौन सी भाई? आपने कुछ प्री कोलंबियन सिविलाइजेशंस के बारे में सुना होगा, जैसे इनकास है जिनका कैपिटल ही था कुस्को पेरू में, है ना। उसके अलावा नाज़का है, और नाज़का को किस चीज़ के लिए जाना जाता था? इसकी जो मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स होती है ना, उसके बारे में काफ़ी बात होती थी इस दुनिया में, स्पेशली काफ़ी सारी रिसर्चेस की गई हैं इसके बारे में। सो अगर आप चाहें उन्हें पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट इट। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। कौन कौन से? जैसे माचू पिचू है पेरू में, आपने उसके बारे में सुना होगा। इगुआजू फॉल्स है अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों में माना जाता है ये। दूसरा, क्राइस्ट द रिडीमर करके एक स्टैचू है ब्राज़ील में, आपने काफ़ी फ़ोटोज़ उसकी देखी होंगी। और बोलीविया में एक जगह है सलार डे उयूनी, है ना। तो ये सारी जगहें साउथ अमेरिका में काफ़ी फेमस हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हैं भाई? सीडीएस एनडी और एफकेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कौन सी साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है? एनडीए 2022 में पूछा था, तो अमेजॉन रिवर है हमारे पास, ठीक है। देन एंडीज माउंटेन किन दो कंट्रीज में होता है? एक्चुअली एंडीज माउंटेन्स काफ़ी सारे कंट्रीज में होता है, बट इनमें से सभी कंट्रीज में नहीं है वो, है ना। तो चिली और अर्जेंटीना ऐसा एक जोड़ा है जिन दोनों कंट्रीज में एंडीज माउंटेन्स एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। अटाकामा डिजर्ट हमने अभी बात की, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ, कहाँ पे है? चिले में है, ठीक है। उसके बाद कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है? बोलीविया है ना। मैंने आपको दो लैंडलॉक कंट्रीज बताई थी, बोलीविया और पैराग्वे, है ना। उनमें से बोलीविया एक कंट्री है। माचू पिचू हमने अभी अभी बात की, पेरू में लोकेटेड है, काफ़ी एंशिएंट है। सीडीएस 2017 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्राइस्ट द रिडीमर का जो स्टेचू है वो कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, ठीक है। विच यूरोपियन कंट्री हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ओवर ब्राज़ील? तो ये थोड़ा सा स्टडी का क्वेश्चन है, बट पोर्तुगाल ने काफ़ी टाइम तक ब्राज़ील में अपना एक इन्फ्लुएंस स्थापित किया है, इसलिए कहा जाता है कि पुर्तगाल का कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आज भी ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसे आजकल कुछ लोग ओशियानिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इन टोटल कितनी कंट्रीज हैं? सो 3 मेजर कंट्रीज आर देयर, है ना। कौन सी मेजर कंट्रीज हैं भाई? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। फिर न्यूजीलैंड है यहाँ पे, ठीक है, न्यूजीलैंड कंट्री हो गया। उसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया करके एक कंट्री है यहाँ पे। सो ये 3 मेजर कंट्रीज हैं। उसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे हैं, जैसे आप देखो ये किरिबाती आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, है ना, वनुआतू है यहाँ पे, ये सारे टुवालू है, ये सारे आइलैंड्स मिलके काफ़ी एक वास्ट एरिया कवर करते हैं। इसीलिए कई लोगों ने कहा कि इसे ऑस्ट्रेलिया ना बोल के इसे ओशियानिया बोलो भाई। आप बोले ओशियानिया क्यों बोले? बोले क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो देखो कंट्री है ना। सो इस कंट्री को छोड़ के जो बाकी सारे छोटे छोटे हैं आइलैंड्स हैं और आइलैंड ग्रुप्स हैं, इन सबको मिलाओ और साथ में रख के ओशियानिया का नाम दो, बट दैट इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। सो कई सारे पेपर्स में आज भी इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और कई पेपर्स में अभी ओशियानिया भी यूज होने लगा है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स देखो भाई, क्या है फीचर्स? ज़्यादा नहीं है, कुछ नदियां हैं, जैसे मरे करके एक रिवर है यहाँ पे, डार्लिंग रिवर है, काफ़ी अच्छा नाम है, फ्लिंडर्स रिवर है यहाँ पे, है ना, और कुछ स्ट्रेट्स भी हैं इसके आसपास। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के पास एक जगह है ग्रेट बैरियर रीफ करके, है ना। इसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सो ग्रेट बैरियर रीफ इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे डिजर्ट्स हैं ना, ये आप देख सकते हैं, लिटिल सैंडी डिजर्ट है, गिब्सन है, तनामी डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है ना, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। तो ये सारे प्लेसेस उसको डिजर्ट ही बनाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी जो आधी से भी ज़्यादा आबादी है वो सिर्फ कोस्टल रीजन में रहा करती है, क्योंकि बीच में तो इनका पूरा डिजर्ट और बेसिन ही है ना, तो यहाँ वो रह नहीं पाते ठीक से। तो क्या करते हैं, वो कोस्टल आबादी में रहते हैं। इनकी जो बड़ी सिटीज़ भी आप देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया की, वो मोस्टली कोस्टल रीजन्स में ही पाई जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, मैंने आपको बोला था द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज सेड टू बी ऑस्ट्रेलिया, है ना, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है ये। उसके अलावा
इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। कौन कौन से? इंडियन ओशियन से और पैसिफिक ओशियन से। बेसिकली इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है और वेस्ट में इंडियन ओशियन है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने अभी अभी बात की। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ। और खास बात क्या है, ये स्पेस से भी दिखता है। दिस इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस एज वेल। ऑलराइट, देन देयर आर सो मेनी डिजर्ट्स एंड आउटबैक्स। लार्ज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैंने अभी भी आपको बताया कि डिजर्ट और सेमी एरिड लैंड है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट इज आई आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इट। फिर इसकी कुछ और भी खासियतें हैं, जैसे यूनिक वाइल्ड लाइफ है। अपने कैंगोरीज और कोआलास के बारे में सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ना। एमू नाम का एक पक्षी होता है, वो भी वहाँ पे पाया जाता है। देन आफ्टर दे हैव ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैंने आपको अभी दिखाया, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक पूरी ये माउंटेन जैसी संरचना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना। ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट है, याद रखना, वर्ल्ड की नहीं। 3500 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है, ठीक है। देन दे हैव स्पर्स पॉपुलेशन। साइज काफ़ी बड़ा है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है ना। और उसमें भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हेरिटेज स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है इनका। ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स, है ना। लगभग 65,000 ईयर्स पहले का इनका कल्चर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट के बारे में एक चीज़ फेमस है कि काफ़ी हार्श क्लाइमेट माना जाता है इनका। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल है नॉर्थ में और साउथ में थोड़ा सा अलग ही टेम्परेचर होता है ना, तो काफ़ी फ्रीक्वेंट वहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह आया करते हैं और साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए इसके क्लाइमेट को काफ़ी हार्श समझा जाता है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इसके फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं? तो पॉलिटिकल फीचर्स कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्री या फिर कोई सिविलाइजेशन नहीं है, लोग रहते नहीं हैं, बस उन्होंने लैबोरेटरीज बना ली हैं काफ़ी सारी। सो बेसिकली इन अंटार्कटिका वी डू नॉट हैव एनी ह्यूमन प्रेजेंस। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं ना। क्या है, सिर्फ हमने जाके लेबोरेटरीज बना ली है वहाँ पे रिसर्च पर्पज से, ठीक है। और अंटार्कटिका को ही लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। अंटार्कटिका इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट दुनिया में यहाँ पे है। यहाँ पे एक वॉस्टोक स्टेशन करके जगह है, वहाँ पे कई बार जो टेम्परेचर है वो -89.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। आइस मास बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 98% जो अंटार्कटिका का एरिया है वो आइस से ही कवर्ड है ना। और वो आइस दुनिया के फ्रेश वाटर का 70% इंक्लूड करता है ना। देन 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट समझा जाता है किसको? अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है ऑलमोस्ट 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स है। ऑल्दो वो चेंज होता रहता है क्योंकि बर्फ काफ़ी सारी पिघल रही है, तो कई बार वो चेंज भी होता है, बट अप्रॉक्सीमेट 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है इन टोटल, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। नो इंडिजिनियस पीपल हैव बीन लिविंग इन अंटार्कटिका। अभी सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जाते हैं वहाँ पे, अपनी रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ की विंड्स बहुत फेमस हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स वी फाइंड इन अंटार्कटिका। उनकी स्पीड पता है? 322 किलोमीटर पर आवर की विंड्स चलती हैं वहाँ पे, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि वहाँ पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, वेदर कंडीशन, कि हम कोई स्पेसिफिक टाइम जोन फॉलो कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, उन्होंने अलग अलग जो रिसर्च स्टेशन है ना, उन्होंने अपना अपना अलग टाइम स्टेशन बना रखा है, टाइम जोन बना रखा है, ठीक है। कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है। एक समझदारी का काम हमने किया था कि हमने 1959 में एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें ये कहा गया है, सभी कंट्रीज उसमें एक मत से उन्होंने ये बोला है कि हम सभी जाएंगे अंटार्कटिका में, रिसर्च करेंगे, पीसफुल पर्पज से ही जाएंगे, वहाँ पे कोई अपना कब्जा करने के लिए या फिर एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए नहीं जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, है ना। वहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च ही होती हैं। एक यूनिक वाइल्ड लाइफ आपको वहाँ पे मिलेगी। इतना हार्श क्लाइमेट है, उसके बाद भी वहाँ पे पेंगुइन्स, सील्स और वेल्स जैसी कुछ स्पीसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एंड स्पेशली उनके कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन आफ्टर एक्टिव वॉल्केनोज भी है वहाँ पे, कई सारे हैं। उनमें से एक माउंट एरोबस का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पे। इतना हार्श कंडीशन है,
ठीक है। ओजोन होल की जो एक डिस्कवरी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1980s में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो लेयर है ना उसमें एक होल है। हालांकि अभी ऐसी कुछ रिसेंट न्यूज़ेस आई हैं कि वो भी फिलअप हो रही है वापस, बट ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंज है हमारे लिए, कंसर्न है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो सन से, सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करती है। सो अगर ओजोन लेयर वहां पे नहीं होगी सो डायरेक्टली वो हमारे इन्वायरमेंट में आएंगी रेज, ठीक है। और वो रेज हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट क्लाइमेट एंड सिक्योरिंग द क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग जनरेशंस। अभी ये चैप्टर हो गया, हमने एटलीस्ट कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया है, काफ़ी डिटेल में स्टडी करी, आप इसको प्लीज़ रिवाइज करना है ना। अब हम आगे चलेंगे और वील स्टडी अबाउट द ओशियंस, सीज एंड स्ट्रेट। आओ देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले तो हम ओशियंस देखते हैं। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसका जो एरिया है वो 63.8 मिलियन स्क्वायर माइल है, 165.25 मिलियन स्क्वायर मीटर्स है, बट अर्थ का लार्जेस्ट ओशियन है ना। और ये 1/3 जो अर्थ का सरफेस है सिर्फ पैसिफिक ओशियन में ही कवर हो जाता है, ठीक है। सो ये आप याद रखना। इसके अलावा जो दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है या डीपेस्ट ओशियन पॉइंट है इज मैरियाना ट्रेंच, एंड मैरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशियन में ही है। कितना डीप है भाई ये? 10,994 मीटर्स है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स डीप है ये, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप है। देन इट इज़ बॉर्डर्ड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये देखो यहाँ से एशिया का बॉर्डर मिलता है पैसिफिक ओशियन से, और इधर साइड से क्या है भाई, नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है ना। सो ये बेसिकली एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों को बॉर्डर करता है ना, और साउथ अमेरिका को भी करता है। व्हेन वी से अमेरिकाज इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोथ। देन आफ्टर यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जैसे उनमें से कुछ का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है। सो ये दीज आर सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स। पॉलिनेशिया है, हवाई है, फिजी है, फिलीपींस है ना। सो ये सारे आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो पैसिफिक ओशियन में ही पाए जाते हैं। देन आफ्टर वी हैव रिंग ऑफ फायर इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अभी इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा एरिया और यहाँ तक आता है ना। सो ये जो पूरी एक रिंग जैसी बन रही है ना, यहाँ दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं। बहुत ज़्यादा वोल्केनोज है यहाँ पे, इसीलिए इस पूरे एरिया को ही उन्होंने बोले भाई ये तो रिंग ऑफ फायर है ना। रिंग ऑफ फायर मीन्स मतलब इतनी ज़्यादा फायर है यहाँ पे, इतने ज़्यादा वोल्केनोज हैं कि दुनिया का 75% कवर करते हैं। और कुछ बातें हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में, यहाँ पे सुनामीज बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि रिंग ऑफ फायर है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है ना। सो पैसिफिक ओशियन इज सपोज टू बी वेरी प्रोन टू सुनामीज, स्पेशली द रीजन्स लाइक जापान, इंडोनेशिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका, है ना। जो यूएस का वेस्ट कोस्ट है ये, और जापान का एरिया, यहाँ पे क्या आपने भी सुना होगा, जापान में देखो हर साल 1-2 भूकंप आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जापान में काफ़ी सारे सुनामीज आया करते हैं, ठीक है। नाउ देन आफ्टर पैसिफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर द ट्रेड रूट्स। ग्लोबल ट्रेड का मेजर पार्ट यहाँ पे होता है। कहाँ कहाँ पे? आपने देखा होगा यहाँ पे चाइना है, ठीक है, जापान है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इन कंट्रीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे हुआ करता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। देन आफ्टर इट हैज़ अ लार्ज फिशिंग इंडस्ट्री, क्योंकि पहले ही बताया दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, रिचेस्ट ओशियन है, मैरीटाइम डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ की। नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, इट कंटेन्स ऑयल, गैस एंड मिनरल्स सी बेड पे, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीप सी एक्सप्लोरेशन भी चलता रहता है। देन नेक्स्ट वी हैव एज इंडियन ओशियन। अभी इंडियन ओशियन का क्या है भाई?
थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। फिर सेकंड कौन है ये बाद में बताएंगे, है ना। इंडियन ओशियन कितना एरिया है उसका, 27.24 मिलियन स्क्वायर माइल्स या फिर 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है आफ्टर द पैसिफिक एंड अटलांटिक। अटलांटिक कहाँ पे है भाई, अटलांटिक ये वाला एरिया कहा जाता है, ठीक है। सो पैसिफिक और अटलांटिक के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। अब इंडियन ओशियन की बाउंड्रीज किससे किससे मिलती हैं, तो इसकी बाउंड्री नॉर्थ में एशिया है, ये देखो, ठीक है। देन वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। सदर्न ओशियन इसके साउथ में है, सदर्न ओशियन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। नॉर्थ में ये देखो एशिया है, इंडिया वाला पूरा पार्ट ये वाला, ठीक है। फिर वेस्ट में अफ्रीका हो गया ये वाला पूरा पार्ट, और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया हो गया। नीचे तो ये पूरा सदर्न ओशियन आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज सेड टू बी द वार्मेस्ट ओशियन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपेरेटिवली वार्म इन्वायरमेंट होता है। इसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न को इंडियन ओशियन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्पेशली मानसून्स। तो अफ्रीका और इंडिया में भी जो मानसून्स आते हैं ना, वो इंडियन ओशियन के वार्म नेचर की वजह से आते हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है सुंडा ट्रेंच। कितना डीप है भाई, सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहते हैं। 7,290 मीटर्स है इसका डीपेस्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स के आसपास। देन इट हैज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एज वेल, है ना। इट कनेक्ट्स मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट्स, जैसे स्वेज कैनाल मैंने आपको बताया, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये यहीं पे है। स्वेज कैनाल कहाँ पे है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, इजिप्ट के बीच में यहाँ पे स्वेज कैनाल है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी यहाँ पे है, ठीक है। सो इन मेजर प्लेसेस की वजह से बहुत ही स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन मानी जाती है। एक चीज़ और याद रखना, दिस इज़ द ओनली ओशियन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया, हमारा प्यारा भारत, है ना। तो भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मेजर ट्रेड रूट्स हैं। इंडियन ओशियन जो है उसमें से वर्ल्ड का 80% ऑयल ट्रेड जाता है। आप समझ रहे हो, अगर किसी ने इंडियन ओशियन पे कब्जा कर लिया तो उसके पूरी वर्ल्ड के ट्रेड पे कब्जा हो जाएगा। सो वर्ल्ड का जो 80% ऑयल ट्रेड है वो इंडियन ओशियन से जाता है, एंड इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ग्लोबल शिपिंग एज साइमल्टेनियसली। इट इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज एज वेल, है ना। इस ओशियन में काफ़ी सारे ऑयल, गैस के, वैल्यूएबल मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, है ना। इसकी वजह से काफ़ी हमने डीप सी स्टडीज़ भी की हैं और बहुत कुछ मिला है, जैसे मैंगनीज और कोबाल्ट की जो खदानें हैं ना, ये भी इंडियन ओशियन में हमें मिलती हैं। इट इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज। फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ की जो ट्यूना और श्रिम्प फिश हैं ये काफ़ी फेमस भी हैं, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। देन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज़ है ना, इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंट है। क्यों, मैंने पहले ही बताया, जिसने 21st सेंचुरी में इंडियन ओशियन पे अपना इन्फ्लुएंस रख लिया, उसका पूरे वर्ल्ड और वर्ल्ड ट्रेड में इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए ना सिर्फ इंडिया और चाइना, ये तो चलो पास में ही है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसी कंट्रीज़, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ का भी इंडियन ओशियन में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, दे वांट टू सेफगार्ड देयर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। ऑलराइट, देन आफ्टर वी हैव द नेक्स्ट वन एज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट इज सेड टू बी एज नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, ठीक है। दिस इज सेड टू बी सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, है ना। इसका जो एरिया है 106.46 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं, अटलांटिक ओशियन की जो बाउंड्रीज हैं वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से मिलती हैं। किधर, वेस्ट में, ये देखो वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका देख रहे हैं इसकी बाउंड्री, ठीक है। और ईस्ट में कहाँ जाती है, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। सो ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका, वेस्ट में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और साउथ में आके सदर्न ओशियन से मिल जाता है। ये यहाँ पे सदर्न ओशियन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्थ में इसका एक छोटा सा पार्ट आर्कटिक ओशियन से भी मिलता है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी वास्ट एंड अ बिग ओशियन एज वेल। चलो, देन इसका डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है भाई, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है, जिसकी जो डेप्थ है वो 8,376 मीटर्स है, अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर्स के आसपास, ठीक है। पहले ही बताया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ठीक है। कैसे डिवाइड होते हैं भाई, इक्वेटर से, इसके बीच से यहाँ से इक्वेटर जाती है,
ठीक है। सो इक्वेटर ही इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, कौन कौन सी, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। काफ़ी सारे वर्ल्ड के मेजर जो ट्रेड रूट्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी की रूट फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली यूरोप और अमेरिकास के बीच में। सो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच का जो ट्रेड है वो यहाँ से होता रहा है, आप समझ सकते हैं मैप देख करके। Then after we have Arctic Ocean, है ना। Arctic Ocean is supposed to be the smallest ocean, है ना, सबसे छोटा ओशियन समझा जाता है इसे। इसका एरिया कितना है, ओनली 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसकी जो लोकेशन और बाउंड्रीज है ये काफ़ी फैली हुई सी है, छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड है। जैसे नॉर्थ अमेरिका से सराउंडेड है, ये देखो यहाँ पे यूएसए और कनाडा के पार्ट्स इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इट इज़ इवन सराउंडेड बाय यूरोप, दिख रहा है, ये देखो ये पूरा यूरोप से पार्ट है, ये वाला सॉरी। फिर उसके अलावा रशिया भी है यहाँ पे, नॉर्वे है, डेनमार्क है, कनाडा है ना। सो इसकी जो बाउंड्रीज हैं ये सारे हम कहते हैं ना सारे कॉन्टिनेंट से मिली हुई हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू दी आर्कटिक ओशियन। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सारी बर्फ जमी हुई है, तो ये कनेक्टेड तो है बट इस रूट को ये लोग यूज़ नहीं कर सकते फॉर ट्रेड पर्पजेस। सो ये सिर्फ कनेक्टेड ही है, कहने के लिए कनेक्टेड है बस, है ना। फिर इनका फ्रोजन सरफेस, जैसा मैंने आपको बताया, इसका मच ऑफ ओशियंस कवर्ड विथ आइस ओनली, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सीजनल चेंजेस भी यहाँ पे होते रहते हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मोलाई डीप है। इसका कितना है डेप्थ भाई, इसका डेप्थ है 5550 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर्स के आसपास, ठीक है। देन इट इज़ द कोल्डेस्ट ओशियन, मैंने पहले भी आपको बताया काफ़ी ठंडा है। ओशियन कोल्डेस्ट है ना। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अटलांटिक है, बट कोल्डेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। ऑल राइट, देन द लास्ट ओशियन इज सदर्न ओशियन। ये न्यूएस्ट ओशियन है, पहले इसे सदर्न ओशियन नहीं कहा जाता था, बट अभी रिसेंट स्टडीज में साइंटिस्ट ने इसे सदर्न ओशियन के नाम से डिवाइड किया है ना। सो दिस इज सेड टू बी द न्यूएस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन, है ना। फिफ्थ ओशियन, पहले 4 ही माने जाते थे, अभी 5वां इसको मान लिया है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको 2000 में एज अ ओशियन मान्यता दी है। कितना है इसका भाई एरिया, इसका है 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और इसकी लोकेशन और जो बाउंड्रीज हैं ये अंटार्कटिका और नॉर्थ में 60 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना उससे कवर होती हैं, जहाँ पे ये अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन सभी से मिलता है। आप जैसा देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन से भी कनेक्टेड भाई यहाँ दो साइड पे, और इंडियन ओशियन से भी है, अटलांटिक से भी है ना। तो इसकी जो बाउंड्री है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड को माना जाता है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो 7236 मीटर्स नीचे है, जिसे सैंडविच ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सदर्न ओशियन। इस मैप से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर का पार्ट जो है ये आर्कटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है जो कनेक्टेड है पूरा, है ना। ये बीच में अटलांटिक ओशियन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, और ये हमारा इंडियन ओशियन है पूरा। नीचे वाले एरिया को इन्होंने सदर्न ओशियन का नाम दे दिया है, ठीक है। इसके लोकेशन बाउंड्रीज के साथ डीपेस्ट पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा, इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं सीज कौन सी है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की, है ना। ऑल्दो वी हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज, बट एक बार स्टडी के लिए हम देखेंगे कौन कौन सी सीज इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसका नाम इन्होंने चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है ना। दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर प्लेस। ये रहा हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत के पास में नीचे तो पूरा ये इंडियन ओशियन हो जाता है, ठीक है। अब इंडियन ओशियन में ही कुछ छोटी छोटी जगह हैं, जैसे ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी क्यों है, क्योंकि ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, ये पूरा अरब का प्लेस है, तो उसके पास में होने की वजह से इसका नाम दे दिया अरेबियन सी। याद रहेगा, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, ठीक है। देन इट इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्यों, क्योंकि ये पूरा इलाका बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश भी है यहाँ पे और हमारा बंगाल भी है, इसकी वजह से इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ये याद रखना। फिर हमारा ये अंडमान एंड निकोबार रीजन है, इसके और म्यांमार के बीच का जो एरिया है यहाँ पे उसको अंडमान सी के नाम से जाना जाता है। ये पूरा एरिया अंडमान सी है, ठीक है। ये वाला एरिया इसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। फिर ये एक छोटा सा सी आपको यहां दिख रहा होगा इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ।
ईरान के जस्ट साइड में पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ ही क्यों? क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, ठीक है। सो पर्शिया के पास में होने की वजह से ये पर्शियन गल्फ है। देन आफ्टर द अदर साइड इट इज रेड सी। तो ये जो छोटा सा एक सी दिख रहा है आपको, ये रेड सी है ना। रेड सी जो है वो एशिया और अफ्रीका को आपस में डिवाइड करता है, और रेड सी में ही है हमारी स्वेज कैनाल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी डिवाइड करता है यूरोप और अफ्रीका को, है ना। मेडिटेरेनियन सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर, है ना, इसको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक ब्लैक सी है। ब्लैक सी की बॉर्डर्स मिलती हैं रशिया से और यूरोप की कुछ कंट्रीज से, है ना। सो ब्लैक सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी के अलावा एक कैस्पियन सी है, ठीक है। लेकिन कैस्पियन सी की खास बात यह है कि इट इज मोर ऑफ अ लेक। ये सी तो है लेकिन ये वर्ल्ड रूट से बाकी की सी से ना कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसके सी होने का कोई मतलब नहीं है। इट इज टू बी टेकन एज अ लेक ओनली। सो कैस्पियन सी यहां पे आ गई। फिर बाल्टिक सी है, मैंने पहले भी आपको बताया, इस एरिया को कहते हैं बाल्टिक सी, और इसके आसपास की 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उसको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं भाई नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी भी आप याद कर लेना। फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हम आगे भी देखेंगे। बे ऑफ बिस्के इस जगह को कहते हैं, है ना। तो दिस इज सेड टू बी एज बे ऑफ बिस्के। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी सीज हैं, जैसे ये नॉर्वे के पास में है तो नॉर्वेनियन सी कह दिया, ग्रीनलैंड के पास में है तो ग्रीनलैंड सी बोल दिया, गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे एक छोटे से रीजन को बोल दिया, है ना। व्हाइट सी एक ये छोटी सी जगह यहाँ पे है जहां पे ज्यादातर बर्फी होती है ना। अगर हम ईस्टर्न साइड में आए तो ये साइबेरिया के ईस्ट में है, इसलिए इसको ईस्ट साइबेरिया सी बोल देते हैं, ठीक है। और रूस के साइड में है सदर्न पार्ट में, इसलिए इसको सी ऑफ ओखोत्स्क कहते हैं। यहाँ पे एक रीजन है ओखोत्स्क करके, इसलिए इसको सी ऑफ ओखोत्स्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्री है जापान, है ना। जापान और रशिया के बीच में जो कंट्री है उसको कहते हैं सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। उसके बाद कोरियन पेनिनसुला और चाइना के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं येलो सी, दिस इज सेड टू बी एज येलो सी। फिर चाइना के ईस्ट में जो जगह है उसको कहते हैं भाई ईस्ट चाइना सी। क्या बोल दिया इस जगह को भाई? ईस्ट चाइना सी। अब साउथ में है, चाइना के साउथ में है, उसको बोल दिया साउथ चाइना सी। एकदम सिंपल सी टर्मिनोलॉजी दी है। चाइना के साउथ में है तो साउथ चाइना सी। अब चाइना को क्या लगता है भाई हमारे साउथ में तो पूरा हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। ये सारी कंट्रीज जो इधर हैं और चाइना, लाओस वगैरह सबके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। सब बोलते हैं थोड़ा थोड़ा हमारा है, चाइना बोलते हैं नहीं नहीं पूरा पूरा हमारा है, ठीक है। फिर फिलीपींस के पास में है तो इसको फिलीपीन सी बोल दिया। ऑलराइट, दिस इज सेलेबस सी, फ्लोर सी और तिमोर सी, है ना। ये जावा और सुमात्रा के पास में है, इंडोनेशिया के आसपास, इसलिए इसको जावा सी बोल दिया। यहाँ पे नथिंग स्पेशल। यहाँ पे तस्मान रीजन में है इसलिए इसको तस्मान सी बोल दिया। और ये कोरल रीफ, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे लंबा कोरल रीफ, इसलिए इसको कोरल रीफ कोरल सी बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जगहें हैं जो अमेरिकाज के पास में है, जैसे इस जगह को कहा जाता है लेब्राडोर सी, है ना। और ये बफिन बे है। इसके अलावा गल्फ ऑफ अलास्का रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में भी था। गल्फ ऑफ मैक्सिको मैंने पहले ही बताया आपको, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एक्चुअली ये मैक्सिको और अमेरिका दोनों के पास में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेबियन आइलैंड्स के पास में, इसलिए इसको कैरेबियन सी बोल दिया। ये पूरी कैरेबियन सी हो गई, ये सरगोसो सी हो गई, है ना। ऑल दीज सीज कंपाइल विद दी ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 5 ओशियंस हैं और बहुत सारे सीज हैं। सभी के नाम नहीं याद रखने, कुछ कुछ सीज के नाम हमें याद रखने, स्पेशली जो हमारे रीजन के आसपास हैं और जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। ऑलराइट, चलो नाउ विल सी दी स्ट्रेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव? सेवरल स्टेट्स। लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पे है भाई? बेसिकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, मैंने पहले भी आपको समझाया था मैप में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड ये एक गेटवे है जो लिंक करता है अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी को, एंड वेरी पिवटल फॉर नेवल डोमिनेंस एंड कमर्शियल शिपिंग रूट्स। ऑलराइट, देन आफ्टर वी हैव पाक स्ट्रेट। अब ये पाक स्ट्रेट कहां पे है? सो बेसिकली पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इंडियन ओशियन में ही है बट इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है हमारा।
पाक स्ट्रेट के बाद और कौन से स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है? एक है कुक स्ट्रेट, है ना। कुक स्ट्रेट कहाँ पे है? कुक स्ट्रेट जो है वो न्यूजीलैंड के ही नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में है, ठीक है। बेसिकली इट इज कनेक्टिंग तस्मान सी एंड साउथ पैसिफिक ओशियन। तो जो कुक स्ट्रेट है वो तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है वाटर के थ्रू, है ना। और है लोकेटेड किसके बीच में? नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड के बीच में है। देन आफ्टर वी हैव स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट्स इन साउथ एशिया, है ना। मलक्का स्ट्रेट किसके बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज अ क्रिटिकल मैरीटाइम कॉरिडोर फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, पर्टिकुलरली फॉर क्रूड ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मलक्का स्ट्रेट आप प्लीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आफ्टर वी हैव स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब। बाब एल मंडेब बेसिकली जिबूती और यमन के बीच में है, यमन कंट्री और जिबूती के बीच में बाब एल मंडेब स्ट्रेट है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को वाटर के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है वो टर्की को ही एशिया और यूरोप के बीच में डिवाइड करता है, और साथ में ये सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। ये ऊपर साइड ब्लैक सी है, नीचे सी ऑफ मरमरा है। सो सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है वाटर के थ्रू, और एशिया और यूरोप को आपस में डिवाइड करता है। कौन सा? बॉस्फोरस स्ट्रेट। देन आफ्टर वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है वाटर के थ्रू, है ना। एंड इट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट जो कि अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। किसके बीच में है? ओमान और ईरान के बीच में है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच में है, ये याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस। सो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस कहाँ पे है भाई? एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में। इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को एक दूसरे से कनेक्ट करता है वाटर के थ्रू, ठीक है। एंड इट इज सिग्निफिकेंट फॉर कंट्रोलिंग नेवल पैसेज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेवल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, है ना। सो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट बॉर्डर, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौन से बॉर्डर्स हैं? सबसे पहले तो इजराइल के पास में, क्योंकि वो रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में रहा है ना। सो कौन से बॉर्डर्स हैं इजराइल के पास में? देखो, सबसे पहले तो इजराइल ये पूरा कंट्री है, आपने भी देखा होगा, है ना, ये पूरा इजराइल है। इजराइल का जो लेबनान से बॉर्डर कनेक्ट होता है ना, ये वाला, सो इजराइल और लेबनान के बॉर्डर को हम कहते हैं ब्लू लाइन। दिस इज बेसिकली ब्लू लाइन। कौन सा बॉर्डर? इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? इजराइल और सीरिया का बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। सो इजराइल और सीरिया के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं भाई? पर्पल लाइन। कौन सी लाइन? पर्पल लाइन बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। देन नेक्स्ट इज बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन बॉर्डर। अब इजराइल पैलेस्टीन का बॉर्डर दो साइड से है, एक तो ये गजा स्ट्रिप पे है, एक ये वेस्ट बैंक का पूरा एरिया है ना। हालांकि वेस्ट बैंक का ये एरिया भी पैलेस्टीन के कंट्रोल में नहीं है, इसमें ज़्यादातर इजराइल ने ही अपने छोटे छोटे सेटलमेंट्स बना लिए हैं। सो बेयरली एक छोटा सा यहाँ पे एरिया शायद पैलेस्टीन के कंट्रोल में है, बाकी ये लार्जली पूरा एरिया ना इजराइल के कंट्रोल में ही है। बट स्टिल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो बॉर्डर है ना, चाहे तो वो गजा स्ट्रिप का हो चाहे तो वो वेस्ट बैंक का हो, उसे हम ग्रीन लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को भी इन्वेड कर दिया है पूरा, तो इन्वेशन के बाद अभी वो पूरी तरह से उसको खाली नहीं किया। वंस दे कम आउट देन अगेन आई थिंक पैलेस्टीनियन वुड बी सेटलिंग ऑफ ओवर देयर। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, विल जस्ट बी टेलिंग यू। जैसे एक है यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। सो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? 49th पैरेलल। बेसिकली यूएसए एंड कनाडा बोथ आर डिवाइडेड थ्रू 49th पैरेलल, इसलिए उस बॉर्डर को ही बोल देते हैं 49th पैरेलल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो डिवाइड हुआ था वो 38th पैरेलल के थ्रू हुआ है। देन आफ्टर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड क्लिफ नाम का एक आदमी था, उसने ही ये लाइन ड्रॉ करी थी, है ना। उसने ये मैप में बनाया था कि यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होना चाहिए, इसलिए हम उसको बोल देते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है।
उसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, जो भी करेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में है, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, अब खास बात यह है कि इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर दोनों को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो अपना ही है, मतलब पहले विभाजन के पहले तो हम और पाकिस्तान एक ही होते थे, तो उस टाइम पे एक ड्यूरेंट नाम के अंकल आए थे, है ना, और ड्यूरेंट अंकल ने क्या किया, एक लाइन खींची और अनडिवाइडेड इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करने के लिए जो लाइन खींची, उस लाइन को ड्यूरेंट लाइन बोल दिया। ठीक है, सो अभी क्या हो गया है, इंडिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों बॉर्डर्स को ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर विच इज सेड टू बी एज मैकमोहन लाइन। अगेन मैकमोहन नाम के एक अंकल आए थे, उन्होंने लाइन ड्रॉ करी, उससे बॉर्डर बन गया, इसलिए इसको क्या बोल दिए, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक काफी लंबा सेशन हो गया है, बट स्टिल प्लीज स्टे अपडेटेड विथ अस। आई थिंक यू हैव लाइक्ड द क्लास। जो भी आपके रिव्यूज हैं, गुड और बैड, कुछ सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, सो दैट वी मे इंप्रूव इन आवर सेल्स, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल, नो। सो जो भी आपको लगे, अच्छा है, बुरा है, वीडियो में कैसा था, नॉलेजेबल था, क्योंकि काफी सारी रिसर्च और मेहनत लगती है आपको ऐसा वीडियो लाने में, है ना। सो प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइए आपके रिव्यूज कैसे हैं। ठीक है, प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फॉर रेगुलर अपडेट्स, स्टडी टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट्स। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम में भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं, काफी अच्छे अपडेट्स आते हैं। आई थिंक दैट वुड बी लाइक्ड बाय यू। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ लक्ष्यवीर डिफेंस, और फेसबुक में हम हैं एज लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी, एंड इन टेलीग्राम वी आर एज लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिप। इन तीनों सोशल मीडिया की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो उस लिंक को क्लिक करके भी आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। दिस इज रेगुलरली 24/7 अवेलेबल नंबर फॉर यू ऑल। ठीक है, दिस इज आवर ईमेल आईडी, you can contact us through mail as well. All right, so stay updated, stay motivated, go hard, prepare hard, and build the leader inside you. Thank you so much. It was Anulakshi Upadhyaya for Lakshyaveer Defense Preparatory Academy. Jai Hind.